और जैसे कि आप मेरा प्रोग्राम मुलाकात देखते आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का पसंद करने के लिए। इसके साथ ही मैं बताती चलूँ, मेरे जो प्रोग्राम मुलाकात है इसमें जो लेजेंड फनकार भी आते हैं, सिंगर भी आते हैं, और आपको पता है हर कैटेगरी के लोग मेरे प्रोग्राम्स में आते हैं। तो इसी के साथ आज मैंने अपने प्रोग्राम में दावत दी है, बहुत ही ग्रेट, मशहूर और सुरीली आवाज़ है उनकी, और वो एक ग्रेट सिंगर भी हैं। इसके अलावा वो एक्टर भी हैं। उनके गाने इतने मशहूर हैं दुनिया में कि हर बच्चे की ज़बान पर हैं, और अगर मैं उनके गाने आपको हिंट्स भी दे दूं, बता भी दूं, तो फिर तो आप पहचान लेंगे, फिर तो इतना मेरी बातचीत करने का कुछ बनता ही नहीं है ना। तो अभी मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, आपको लेके चलती हूँ उनके जानिब जो आज के हमारे मेहमान हैं मुलाकात के। तो चलिए आइए मिलवाती हूँ दी वन एंड ओनली अरशद महमूद। हो सके तो मेरा एक काम करो, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? खैरियत से? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का करम। बहुत शुक्रिया मुलाकात करने का। मैंने बोला आपसे मुलाकात की जाए, शाम का एक पहल आपके नाम किया जाए, आपके गाने की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसीलिए हम आ गए आपसे मुलाकात करने। बड़ी बहुत मेहरबानी। और मुझे लगता है आपसे मेरी पहले भी एक मुलाकात हुई है, आप घर पर आई थी इंटरव्यू करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही पहुंचा? जी बिल्कुल, मुलाकात हो चुकी है। दोबारा आने का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया, आप नहीं बुलाते तो हम कैसे आते। माय प्लेजर। एक्चुअली आपके प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं हनीफ, वो बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह है। तो मैं कहीं भी बिजी होता हूँ तो हनीफ के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। हनीफ बहुत अच्छा लड़का है और मेरा और हनीफ का बड़ा पुराना साथ है, तो इसलिए मैं हनीफ को मना नहीं कर सकता। तो आप सुनाइए कैसी है? ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या चल रहा है ज़िंदगी में कोरोना के अलावा? वो तो आपने क्या ही दिया कि हो सके तो मेरा एक काम कोरोना। देखिए कोरोना ने जो है ना पूरा लॉकडाउन कर दिया हुआ है, और पिछले 7 महीने से जितनी भी आर्टिस्ट बिरादरी है वो अपने अपने घरों में बैठे हैं। बिल्कुल। अब जो नौकर पेशा लोग हैं, जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, चले भाई उनको तो घर में बैठे हुए तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन जो आर्टिस्ट लोग हैं वो जब तक काम नहीं करेंगे तो वो कहाँ से उनका अपना सरवाइव कैसे करेंगे। तो उस लिहाज से हमारे कुछ NGOs हैं, हमारे कुछ ऐसे लोग, हमारे कुछ दोस्त हैं, मुखैर आज़ाद, जिसमें शफ़क़त आलम साहब हैं, सैयद शफ़क़त आलम साहब हैं, और उसके अलावा आगा रज़ा साहब हैं, और आमिर थारा हैं। ये लोग और इनके अलावा और भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने, JD है, इन लोगों ने मिल के फ़नकारों के लिए जो है काफ़ी काम किया। और ख़ास तौर पे रज़ा भाई जो हैं उन्होंने, और शफ़क़त आलम भाई ने, मैंने इनके साथ जाके थैले बनवा के लोगों के घरों में जाके बांटे हैं जाके, और जहाँ जहाँ हम जा सकते थे रात के अंधेरे में गए और दरवाजे पर रख के बेल बजा के और हम लोग चले जाते थे। तो इस तरीके से काफ़ी लोगों ने इस तरह से फ़नकारों को थोड़ा सा सहारा दिया, और जहाँ जिनको देना चाहिए था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने उनको इतना कोई लुक आफ्टर नहीं किया। अब ये है कि दुआ कर रहे हैं कि ज़रा ये कोरोना की जो वबा फैली है, अल्लाह ताला इससे हमें सब लोगों को महफूज रखे। तो ये ख़त्म हो तो फिर कोई प्रोग्राम शुरू किए जाए, क्योंकि हमारा तो काम ये है कि मतलब जमे गफीर के अंदर जाना। जब जमे गफीर नहीं होगा तो हम कैसे गाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। 8-10 लोगों में तो मज़ा नहीं आएगा गाना गाने का। तो इस तरह से बस इंतज़ार कर रहे हैं अच्छे वक्त का, और इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक मैं देख रहा हूँ
कि काफ़ी सारा कोरोना का जो है ना वबा अभी भी हमारे मुल्क में कम है, दूसरे ममालिक के मुकाबले में हमारे ममालिक में कम है। बस अल्लाह पाक हम सबको इससे महफूज रखे। आमीन आमीन। तो अभी जब ख़त्म होगा कोरोना तो इंशाल्लाह फिर आप देखिएगा बहुत कुछ करेंगे। अभी आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे तमाम प्राइम कनाडा के जितने भी नाजरीन हैं आपको देख रहे हैं, और मैंने स्टार्टिंग में कहा उनको कि बहुत ही सुरीली आवाज़ और बहुत ही प्यारी आवाज़ के मालिक हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी आवाज़ में कुछ सुनाएं, 2 बोल हमें। अच्छा, 2 बोल सुनाऊँ? मेरा एक बड़ा हिट गाना है जो पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। वाह क्या बात है, अब मजा आ रहा है ना हमें शो करने का, पता चल रहा है कि हाँ भाई पावरफुल मुलाकात है। नहीं, इंशाल्लाह पावरफुल मुलाकात रहे। इस मुलाकात को पावरफुल मुलाकात बनाना ये मेरी फिल्म घूंघट का गाना है और इसका म्यूजिक दिया था अमजद बाबी साहब ने और इसको लिखा था, शायरी लिरिक्स जो लिखे थे रियाज़ुर रहमान सागर साहब ने। इस वक्त वो दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उन दोनों को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। दोनों ही बहुत गुनी लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा काम करते थे, और बस ऐसे अच्छे लोग जब इतनी जल्दी चले जाते हैं तो इनका खला को पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल, बेशक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ जो है कैसे किया और कितनी एज थी जब आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया? मैंने अपना करियर जो है मैं 76 में आया था यहाँ कराची, और 76 से लेके 79 तक तो कोशिश करते रहे कि अंदर जाएं, तो किसी ने जाने नहीं दिया। तो जब 3 साल के इंतज़ार के बाद जब मैं अंदर गया हूँ तो फिर मुझे किसी ने निकलने नहीं दिया। इतना काम किया पाकिस्तान टेलीविज़न पे। मेरा स्टार्ट जो है तकरीबन मैंने कोई 6-7 साल सिर्फ सिंधी गाया है। मेरा स्टार्ट सिंधी लैंग्वेज से। मेरी पैदाइश जो है रोड़ी की है, डिस्ट्रिक्ट सखर, सिंध में बड़ा खूबसूरत शहर है। दरिया सिंध के किनारे पे रोड़ी एक शहर है और बड़ा ही खूबसूरत शहर है। मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ पड़ाव किया था, वहाँ आए थे, वहाँ पे बादशाही मसाजिद, वहाँ पुराने मुगलिया दौर की बड़ी चीज़ें हैं वहाँ पे। और रोड शहर लगता है हमारे शहर के साथ ही, रोड़ी के साथ। तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई और उसके बाद फिर मैं इंटर करने के बाद कराची आया तो मेरी जॉब लगी यहाँ पे अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में, एजी सिंध में। तो उसके बाद फिर उस वक्त से आपके सामने कराची में है, और आप यही समझिए कि 79 से मेरा करियर जो है वो 79 में स्टार्ट हुआ, और उसके बाद चल सो चल तकरीबन 6-7 साल सिंधी गाने के बाद पहली मरतबा एक म्यूज़िक का जो है प्रॉपर म्यूज़िक का प्रोग्राम रंग तरंग आरिफ राना साहब का, उसके अंदर मुझे एक में हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं रेहान आज़मी, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे शुरा में उनका शुमार होता है, और नहायत अच्छे हमारे दोस्त हैं। इतने अच्छे दोस्त हैं कि मेरी शादी का सेहरा भी उन्होंने लिख के और मुझे वो फ्रेम करवा के दिया था मेरी शादी पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप उर्दू स्पीकिंग हैं, मतलब उर्दू आपकी इतनी अच्छी है तो आप उर्दू में गाएं, इतने साल से सिंधी में गा रहे हैं। उर्दू साइड पे कोई आने नहीं देता था। उर्दू साइड पे 2 सिंगर थे उस वक्त, उनकी बड़ी हजारादारी थी। अच्छा। एक मोहम्मद अली शैकी साहब और एक आलमगीर साहब, इन्होंने काबू किया हुआ था, वो किसी सिंगर को आगे आने नहीं देते थे। बहरहाल जब किसी ने, अल्लाह ताला ने किसी को इज्जत देनी होती है तो अल्लाह पाक वसीले बनाते हैं। तो आरिफ राना साहब का रंग तरंग प्रोग्राम था, उसमें मेरी एंट्री हुई है। ये रेहान आज़मी ने मुझे मिलवाया उनसे, और उस प्रोग्राम के अंदर मैंने 3 गाने गाए, 2 सोलो थे, 1 ड्यूट था। वहाँ से फिर अल्लाह ताला ने म्यूज़िक के हवाले से मेरा हाथ पकड़ा। इससे पहले एक म्यूज़िक का प्रोग्राम मैंने और किया था, वो म्यूज़िक का नहीं था, एक स्टेज शो था हैदर भाई का, इकबाल हैदर, ऐसा ही नाम था। उनकी डेथ हो गई हैदर भाई की, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। उनका एक यूथ का एक प्रोग्राम होता था
तो एक डॉक्टर थी, वो प्रोग्राम किया करती थी। उसमें मेरी एक एंट्री हुई थी, ख्वाब उसी के देखूं, लिखा था हैदर, क्या नाम है उनका, बड़ा अच्छा नाम है, मैं अभी याद करके बताता हूँ, नक्काश काज़मी साहब, नक्काश काज़मी साहब का लिखा गीत था। और जिन्होंने हम ताब अब तो इन जिन्होंने ये अपना मनकबत पढ़ी थी, ये नात पढ़ी थी, उन्होंने इसे कंपोज किया था। तो वहाँ से एक एंट्री हुई कि उर्दू में एक मेरा गाना हुआ, लेकिन वो म्यूज़िक का प्रोग्राम नहीं था। म्यूज़िक को प्रॉपर प्रोग्राम मुझे आरफ राना साहब ने दिया। फिर उसके बाद चल सो चल, फिर इतना काम किया, 2000 से ज़्यादा गाने गाए भी, मुझे तो अब याद भी नहीं है कितने गाने मैंने गाए हैं। फिर वहाँ से मेरी एंट्री हुई है लाहौर, सैयद नूर साहब आके मुझे ले गए लाहौर, तो फिर लाहौर में गाते रहे। और इस वक्त दुनिया का कोई एक आध मुल्क रह गया होगा जहाँ मैं प्रोग्राम के लिए नहीं गया, बाकी तो बहुत जगह मैंने प्रोग्राम किए हैं। अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी है, मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ अपने रब का कि जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त से रखा हुआ है। और जितना भी हम शुक्र अदा करें अल्लाह पाक का। बेशक। अब आ गया छोटा सा ब्रेक। आपको पता है ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, ब्रेक के बगैर जो है चैनल नहीं चलते। बिल्कुल, क्योंकि उसमें कमर्शियल नहीं आएंगे। चले जी नाजरीन, गपशप हमारी जारी है। अरशद महमूद आज के मुलाकात मेहमान के हमारे गेस्ट हैं, तो चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिए मुलाकात। वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुलाकात। हमारे आज के मेहमान जो हैं बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर, आप जानते हैं अरशद महमूद, जिनसे बातों का सिलसिला मुनक़ता करके हम गए थे, वहीं से ही बातों का सिलसिला जोड़ते हैं। तो चलते हैं अरशद महमूद की जानिब। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि ब्रेक आ गया था तो बातों का सिलसिला मुनक़ता हो गया था। अब मैं आपसे पूछूंगी कि आप मुझे ये बताएं कि आपको गाना गाना ज़्यादा आसान लगता है, ईजी लगता है, या एक्टिंग? देखिए, काम तो दोनों ही मुश्किल है, आसान कोई भी नहीं है। और सिंगिंग अपने हिसाब से, सिंगिंग तो खैर बहुत मुश्किल काम है। और जैसे एक्टिंग है, एक्टिंग भी पहले सीख के फिर आया जाता है, फिर आप आके एक्टिंग करते हैं। और बड़ी बड़ी एकेडमीज़ हैं जहाँ से लोग सीख कर आते हैं। और सिंगिंग जो है वो यहाँ पे हमारे मुल्क में कोई ऐसी एकेडमी नहीं थी पहले, अब तो एकेडमीज़ आ गई हैं, कुछ एक आध कराची में, कुछ एक आध लाहौर में, इस्लामाबाद में सिखाने के लिए। तो पहले जो है ये हमारे खान साहब लोग जो हैं, जिनका घराना होता है, जी जी, ये आम लोगों को ज़रा कम सिखाते थे। ये ज़्यादा जो है ना अपनी औलादों को सिखाते थे ताकि इनका इल्म जो है इन्हीं के ख़ानदान तक रहे। तो बाहर किसी को मुंतकिल बहुत कम करते थे, लेकिन सिखाते थे, लेकिन कम सिखाते थे। मैंने भी जो है बज़मी साहब से सीखना शुरू किया, मोहतरम जनाब निसार बज़मी साहब, उनके साथ काम किया करते थे। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, अज़हर भाई। तो अज़हर भाई उनके साथ काम करते थे, बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं, बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। तो उनसे मैंने दरख्वास्त की, मैंने कहा कि अज़हर भाई आप बज़मी साहब से बात करके मुझे उनका शागिर्द करवा दें बज़मी। तो उन्होंने कहा हाँ अरशद मियाँ मैं करा दूँगा। उन्होंने बात की बज़मी साहब से। तो बज़मी साहब चूँकि कम दिनों के लिए यहाँ कराची आते थे, ज़्यादा लाहौर रहते थे। तो जब कराची होते थे तो मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में इनका घर था, तो मैं वहाँ जाया करता था इनसे सीखने के लिए। तो अज़हर भाई जो हैं, इन्होंने मुझे वहाँ लेके गए और मुझे उनका शागिर्द करवाया। उनसे कुछ अर्सा मैंने सीखा। फिर उसके बाद चूँकि वो रहते थे ज़्यादा वहाँ लाहौर, तो फिर मैंने एक और यहाँ पे बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े उस्ताद हैं, नथू खान साहब के बड़े साहबजादे मुजाहिद हुसैन खान साहब। फिर मैंने उनसे दरख्वास्त की। वो उस वक्त यहाँ पे नीलाम घर किया करते थे, नीलाम घर उस वक्त कराची से होता था। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि सर मैं आपसे अछूत राग सीखना चाहता हूँ, जो रागों से राग निकलते हैं, तो मैं वो सीखना चाहता हूँ आपसे। तो उन्होंने मुझे जितना हो सकता था उन्होंने मुझे सिखाया, बड़े प्यार से, जिस तरह से अपने बच्चों को सिखाया जाता है।
और उन्होंने मुझे गंडा बांधा। मेरे गंडा बाद उस्ताद जो है वो 3 हैं। अच्छा। एक मोहतरम जनाब निसार बज़मी साहब, और एक मुजाहिद हुसैन खान साहब, और एक फ़ानी साहब। फ़ानी साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, बज़मी साहब को अल्लाह ताला ग़रीक़ रहमत फरमाए। बज़मी साहब के साथ मैं एक बहुत बड़ी यहाँ एडवर्टाइजिंग कंपनी है, और हर साल उनको अवार्ड मिला करता था और अभी भी मिल रहा है। उस कंपनी के साथ वो बज़मी साहब काम करते थे, फ़ानी साहब, तो मैं उनके जिंगल गाया करता था उस वक्त, जो कमर्शियल नहीं होते। तो उस वक्त मैं बहुत कमर्शियल गाया करता था। तो उनसे मैंने कुछ सीखा, जो रिदम जो होता है, टेम्पो रिदम किस तरह से पक्का किया जाता है, वो मैंने उनसे सीखा। तो उसके अलावा जिन जिन म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, जिनकी कंपोजिशंस मैंने गाई हैं, वो भी मेरे लिए उतने ही मोहतरम उस्ताद हैं जितने मेरे गंडा बाद उस्ताद हैं। जैसे एम अशरफ साहब हो गए, एम अरशद साहब हो गए, और रॉबिन घोष साहब हो गए, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हो गए, फ़तेह अली खान साहब हो गए, और उसके अलावा जावेद अल्लाह दिता साहब हो गए, अख्तर अल्लाह दिता साहब हो गए, न्याज़ भाई हो गए, जुल्फ़कार जुको साहब हो गए, और जिन जिन के साथ भी मैंने काम किया है, जिन्होंने मुझे एक भी गाना अगर सिखाया, मतलब दिया है, रिकॉर्ड करवाया, नासिर हुसैन साहब हो गए, ये सारे मेरे उतने ही मोहतरम हैं जितने मेरे गंडा बहुत उस्ताद हैं। तो इनसे सीखा, और आज ये तो बहुत बड़ा समंदर है, ये आज भी सीख रहे हैं आप, और आज अब सारी ज़िंदगी आप सीखते ही रहते हैं। कोई भी मुझे कुछ सीनियर मिलता है तो मैं पहले उनको बैठ कर सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें से कुछ ना कुछ मैं ले लेता हूँ। तो आज भी हम लेने के ही प्रोसेस में हैं, ये काम ऐसा है। तो इसलिए म्यूज़िक जो है ना, ये बहुत मुश्किल काम है एक्टिंग के मुकाबले में। एक्टिंग मैंने की 3 फिल्मों में, और पहली फिल्म थी मेरी आज का दौर, उसमें मुझे 2 निगार अवार्ड मिले थे, बेस्ट एक्टर पे, बेस्ट प्लेबैक सिंगर पे। और असलम नाथा साहब की ये फिल्म थी, कमाल अहमद साहब का म्यूज़िक था, और ये फिल्म एक सिनेमा से कोई 100 वीक के बाद उतरी, एक सिनेमा से साल के बाद उतरी, और जो ये साइडों के सिनेमाज होते, 1 से 2 मरतबा अगर वहाँ फिल्म रिपीट हो जाए तो वो कहते नहीं फिल्म हिट हो गई। तो मेरी फिल्म जो है 7-7, 8-8 मरतबा साइडों पे लगी है। और उसके बाद फिर 2 फिल्में और बने की, एक आँखें और एक गलियाँ कूचे और बाज़ार। बस आप इसमें बैड लक कह सकते हैं मेरा या किसी का भी, कि जब ये फिल्में कंप्लीट हो गई तो असलम नाथा साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, उनका मर्डर हो गया। उनके मर्डर की वजह से ये दोनों फिल्में जो हैं ये बस डब्बों में रह गई, ये 2 फिल्में रिलीज़ नहीं हुई। उसके बाद फिर दौर चेंज हो गया, अब तो 70 mm पे फिल्म बनती है, फिर उसके अब तो खैर डिजिटल पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो 92 में मेरी पहली फिल्म आई थी, 13 नवंबर 1992, 13 नवंबर में। तो उसके बाद फिर चलता रहा ज़िंदगी का सिलसिला। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्टिंग से ज़्यादा जो है ना, गाना मुश्किल काम है, कि लाखों लोग आपके सामने खड़े हुए हैं। और मुझे याद है यहाँ जिन्ना ग्राउंड में मैंने पहली मरतबा जब ये प्रोग्राम किया, फ़रीद ख़ान साहब जो हैं हमारे कॉमेडियन जो थे, एंटरटेनर, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, बहुत सारे दोस्त बेचारे चले गए हमारे, वो कंपेयरिंग कर रहे थे। जिन्ना ग्राउंड में शो था, और मैं ज़िंदगी में पहली मरतबा इतना बड़ा क्राउड देखा, 1 लाख से ज़्यादा का क्राउड, और पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई आवाज़ नहीं। और सर्दियों के दिन जब मेरी उन्होंने एंट्री करवाई, मैं जब स्टेज पे पहुंचा हूं, तो मैंने ऐसे जो जमे वफीर देखा तो मुझे पसीने आ गए, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा है इतना बड़ा क्राउड, लेकिन अल्लाह पाक ने वहाँ इज़्ज़त दी। और बस फिर उसके बाद मैंने दुनिया में जहाँ भी गया हूँ, मुझे जहाँ भी क्राउड जो मिला है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, जितना बड़ा क्राउड मैं जिना ग्राउंड में देख चुका था। आदत पड़ जाती है ना आपको। जी जी। तो अब इंटरव्यू देने की मुझे आदत कहाँ से पड़ी? सनराइज़ रेडियो, पहली मरतबा मैं वहाँ लाइव इंटरव्यू दिया था, ये भी मैं आपको बाद में बात बताऊँगा अनीसा नासिर की। तो ये सिलसिले चलते रहे। उसके बाद फिर लाहौर पहुँच गए। अब लाहौर के बारे में अगर कुछ आप पूछना चाहती तो मैं आपको बता दूँ। अभी तो मैं ये पूछूंगी कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे और बहुत सारे गाने गाए, और बहुत ही लोगों की ज़बान पे आज तक आपके गाने अभी तक चल रहे हैं, गुनगुनाते हैं लोग, और बहुत ही खूबसूरत शायरी आपके। आपको कोई याद है गाना मेरा? हाँ मुझे याद है ना। कौन सा?
देखा जो चेहरा तेरा। थोड़ा सा गुनगुना के बता। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, अब गुफ्तगू में तो अच्छी लग रही है। हमारा भी दिल करता देखा कभी। जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। बिल्कुल से सही कह रही है। मैं हनीफ से दरख्वास्त करूंगा कि भाई आपकी ये जो आर्टिस्ट हैं, इनको जो है आप गाने में भी लेकर आएँ। तो हनीफ साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इनका ज़रा ख्याल रखिएगा और किसी उस्ताद के पास बिठा दें। तो मैं अच्छा। अब इसी बात पे ये पूछ लेती हूँ कि आप माशाल्लाह, आपके जितने भी सॉन्ग्स हैं उसकी शायरी बहुत ज़बरदस्त होती है, दिल छू लेने वाली शायरी होती है। तो आप मुझे ये बताएं, आपकी खूबसूरत आवाज़ भी है, हार्ट टचिंग आवाज़ है आपकी, तो आपके गाने किस वजह से ज़्यादा मशहूर हैं, शायरी या आपकी खूबसूरत हार्ट टचिंग वॉइस के थ्रू? ये एक टीम वर्क होता है कि जिस तरह से सैयद नूर साहब ने घूंघट फिल्म का गाना जब बना रहे थे, तो सागर साहब से कहा कि ये एक ज़मीन है, इस पे ये एक सब्जेक्ट है और इस पे मुझे एक गाना लिख के दो। तो उन्होंने गाना लिखवाया, देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। अब वो म्यूज़िक डायरेक्टर उसकी पोइट्री को देखता है, ये एक टीम वर्क होता है। तो उनकी म्यूज़िक डायरेक्टर ने जब उस पोइट्री को देखा तो कि जी ये पोइट्री जो है इसमें खुशी का गाना आएगा, तो उन्होंने खूबसूरत उसको कंपोज किया। जब उसको कंपोज किया तो सिंगर का दिल करता है कि यार इतना खूबसूरत गाना, इतनी खूबसूरत कंपोजिशन, सिंगर फिर दिल से गाता है। फिर उसको डायरेक्टर जो है सैयद नूर साहब फिर उसको दिल से पिक्चराइज करते हैं। जब ये पूरी टीम बनती है ना, तो फिर ये गाना जब निकल के आता है और मेन जगह जब पहुंचता है वो है एडिटिंग। एडिटिंग पर जब गाना पहुंचता है ना, तो फिर सारा कमाल है एडिटर का। और एडिटर ने जो, और कैमरामैन ने, एडिटर ने और डायरेक्टर ने जो उसके अंदर काम कर दिया, बस वो गाना फिर ऐसे निकल के आता है। यही वजह है कि आप जितने पुराने गाने आप सुन लें, आज से 50 साल पुराने गाने भी सुन लें, वो सब इसीलिए हिट है कि उनकी पोइट्री अच्छी है, उनकी कंपोजिशन अच्छी है, गाया अच्छा है, पिक्चराइज अच्छा हुआ है, तो इसलिए वो आज भी उसको आप लोगों को अच्छा लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टीम वर्क है। आप मुझ पे अकेले पे डिपेंड नहीं कर सकते कि मैं अकेला ही अच्छा गाऊं तो वो गाना हिट हो जाए, ऐसा नहीं है। सबकी मेहनत होती है और सबकी दुआएं होती हैं। सही बात किया आपने, सबकी मेहनत होती है, सबकी दुआएं होती हैं। और कुछ लोग ऐसा नहीं बोलते, इस तरह दूसरों को क्रेडिट नहीं देते, अपना जब मिल रहा होता है तो अपना ही ले लेते हैं क्रेडिट। हाँ। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, दूसरों को भी क्रेडिट देना चाहिए। जिसका क्रेडिट है उसको दीजिए, बिल्कुल उसको क्रेडिट दीजिए आप, जिसका भी क्रेडिट है। ठीक है। अब मैं चाहूंगी कि आप अपना कोई ऐसा किस्सा सुनाएं जो आज तक आप ना भूले हो, चाहे वो बचपन का हो या अभी का हो, कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद भी हो और मज़ेदार भी हो। यार किस्से तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े बड़े किस्से हैं, पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ किस्से बन के आ गए हैं। लेकिन मैं तो ये जो आपसे जो गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, ये भी कोई किस्सों से कम नहीं है। ये भी बड़े बड़े इनके साथ ना, अभी जैसे मैं पहली मर्तबा जब लाहौर गया, अच्छा, तो लाहौर, अब उस वक्त तो मुझे कोई जानता ही नहीं था, तो मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के ना, तो मैं चला गया लाहौर। तो वहाँ जब गया तो वहाँ से गेट वाला मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा। और गेट वाले को मैंने कहा, लाला मैं रोड़ी से आया हूँ यार, मुझे अंदर जाने दो, मुझे फिल्मों में काम करना है। वो मुझे कहता है, वो जाओ जाओ, क्यों अपना ज़िंदगी ख़राब करता है, जाओ इधर से भाग जाओ, जाओ पढ़ाई मढ़ाई करो। इधर हर दूसरा लड़का आता है, कोई वहीद मुराद बनने के लिए आता है, कोई मोहम्मद अली बनने के लिए, जाओ जाओ अपना जाके काम करो। तो वो गेट के साथ ना इधर एक पान की दुकान होती थी लेफ्ट पे ना, छोटा सा खोखा। अब वहाँ खड़े होकर ना मैं देखता था सब लोगों को, ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में सारे आर्टिस्ट जा रहे हैं, और मोहम्मद अली साहब जा रहे हैं, मूसा कुरैशी साहब जा रहे हैं, वहीद मुराद साहब। अब मैं सोचता मैं कि यार अल्लाह मेरी कब एंट्री होगी। तो बहरहाल जी दिल बर्दाश्त हो के वापस आ गए। फिर आके कराची का रुख किया। जब मैंने एंट्री किया उसके बाद फिर कराची का रुख किया। तो कराची यहाँ आके जब अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, नाम बना है, जब सैयद नूर साहब लेके गए वहाँ पे, तो फिर अल्लाह पाक ने वही जो गेट है, उस गेट पे जो चौकीदार अंदर नहीं जाने देते थे, वही जब मेरी गाड़ी वहाँ से गुजरती थी तो मुझे सलाम करते थे। तो मैं वहाँ गेट पर रुक जाता था। वहाँ गेट पर रुक के उस लाला से हाथ मिलाता था, लाला से हाथ मिला के, और उसको मैं कहता था, लाला ये मेरे तो से चाय पी लेना। तो उसको मैं, वो नहीं लेते थे, मैं कहता नहीं ये मेरे तो से चाय पीनी है तुम्हें, और मेरे लिए दुआ करना। तो ये सारे मेरे लिए दुआ करते थे। मैं गेट पर रुक के उनसे मिल के
अंदर जाके जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए मैं खड़ा होता था रिकॉर्डिंग बूथ में, जो लोग आके मेरे माइक सेट कर रहे थे तो आके मुझे कहते थे कि अरशद बेटा, इस माइक के ऊपर जो है ना बड़े बड़े लोगों ने गाना गाया है, इसके ऊपर मैडम नूरजहां ने भी गाया है, मेहंदी ने भी गाया है और रुश्ती ने भी गाया है, फलाना। वो बाबा जी बुज़ुर्ग जो हैं वो बहुत पुराने हैं वहाँ एवेन्यू स्टूडियो के अंदर। तो मैंने कहा बाबा जी ये मुझे समझा रहे हैं या मुझे डरा रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लेजेंडरी लोगों का नाम ले रहे हैं तो मैं कैसे गाना गाऊंगा। कह लेगा नहीं बेटा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये माइक जो है ना इसको अपनी महबूबा समझना। जैसे महबूबा से प्यार किया जाता है ऐसे इस माइक से आपने प्यार करना है और प्यार से आपने गाना गाना है। अच्छा, सीख के तो हम यहाँ से पाकिस्तान टेलीविजन से पहले से ही चले गए थे कि फुटवर्क जो है ना माइक का फुटवर्क होता है कि आपने जो फे फू ऐसे जो लफ्ज़ होते हैं ना वो आपने किनारा करके किस तरह बोलने, फे 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 इधर बोल के फिर यहाँ की बात करनी है, फिर वहाँ की बात। तो ये माइक की जो है ना प्लेसिंग ये हम यहाँ से सीख के गए थे कि अगर आप गाने में ऊंची लाइन है तो 1 फुट हम 1 स्टेप पीछे हो जाएंगे ताकि उसकी आवाज़ माइक जो है ना माइक के अंदर वो प्रॉपर आवाज़ जाएगी। जहाँ के बेस की आवाज़ आ रही है, निचले नोट आ रहे हैं तो माइक के बिल्कुल यहाँ आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम सीख के गए थे। तो मैं वो जो बात है कभी नहीं भूल सकता कि जो लोगों ने मुझे वहाँ सिखाया। तो मैं कहता हूँ कि ये वक्त जो है ना सबसे बड़ा टीचर है आपका। वक्त आपको बहुत कुछ सिखा देता है। और मैं आज भी जब पाकिस्तान अपना एवेन्यू स्टूडियो जाता हूँ तो वहाँ मुझे पाकिस्तान के लेजेंडरी लोग मिलते हैं तो मैं उनसे तो मैं शुरू से इसी तरह करके मिलता हूँ। लेकिन जो गरीब लोग जो मिलते थे मुझे, गेट वाले, जो चौकीदार, और अंदर जो मुझे पानी का गिलास आके पिलाते थे या चाय लेकर आते थे, वहाँ मलाई वाली चाय बड़ी मशहूर थी। तो ये मैं उनसे बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से मिलता हूँ क्योंकि जो बंदा नीचे से ऊपर गया ना वो नीचे वालों की इज्जत ज़रूर करेगा। बेशक उनकी आप रिस्पेक्ट करें और उनके मुंह से जो एक लफ्ज़ निकलेगा ना दुआ का, वही दुआ जो है मुझे आज दुनिया के अंदर पता नहीं कहाँ लेके गई है। मैं एक रोड़ी में एक छोटे से एक घर में रहने वाला, मैं एक गरीब माँ बाप का बच्चा, और मेरी 7 बहनें 3 भाई। हमारे वाले साहब रेलवे में जॉब करते थे, उन्होंने कैसे मैं पाला होगा थोड़ी सी तनख्वाह के अंदर। तो मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी कराची आऊँगा। मेरे लिए कराची ऐसा था जैसे कराची वालों के लिए अमेरिका था जी। तो मैं जब अमेरिका गया पहली दफ़ा मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इदरीस खान साहब को, अल्लाह पाक इदरीस भाई को जन्नत के अंदर आला मकाम अता फरमाए। इदरीस भाई जो है शिकागो वाले, वो मुझे सबसे पहले 89 में मुझे लेके गए और उनके और मेरे एक मुश्तरका दोस्त हाशमी भाई, जिनकी वजह से हाशमी भाई ने उनको कहा कि इदरीस, इस बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी है, इसको लेके आओ अमेरिका। तो वो मुझे इदरीस भाई लेके गए पहली दफ़ा 89 में। और उस वक्त से मैं आज तक ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वक्त जो है अमेरिका में, कनाडा में, और जहाँ ये आपका प्रोग्राम अभी चलेगा कनाडा में, टोरंटो में, मैं वहाँ पे बहुत मेरा वक्त गुजरा है। मैं काफ़ी अर्सा मिसिसागा में वहाँ रहा हूँ और उसके अलावा वैंकूवर बहुत रहा हूँ, एडमिंटन रहा हूँ, कैलगरी में रहा हूँ। बहुत मैंने वहाँ कनाडा में बहुत शोज़ किए मैंने, और बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ कनाडा वाले। कनाडा के तमाम लोगों को मैं सलूट करता हूँ और ख़ास तौर पे एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं इंडो पाक के, बाबा रमता सिंह। बाबा रमता सिंह से मेरी मुलाकात हुई टोरंटो के अंदर। बाबा जी अगर ज़िंदा हैं तो बाबा जी आपको सलूट है। और तमाम दोस्तों को जो मेरा प्रोग्राम कनाडा में देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं, दुनिया में जहाँ आपका प्रोग्राम देखा जा रहा है, तमाम दोस्तों का मैं बहुत मशकूर हूँ कि जो मुझे आज तक मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि जब तक आप हैं, आपकी दुआएं हैं, मैं गाता रहूँगा। और जहाँ मेरी ऑडियंस ख़त्म होगी मैं घर बैठ जाऊँगा। तो मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह मेरी ऑडियंस को ज़िंदा रखना, मेरे सुनने वालों को, मेरे देखने वालों को सलामत रखना, क्योंकि आप लोग हैं तो मैं हूँ। बेशक। और आपकी बहुत अच्छी आदत मुझे ये लगी सबसे ज़्यादा अभी कि आपने ये बोला कि जो इंसान नीचे जो लेवल के लोग होते हैं उनको अगर भूल जाए, जैसे आप देखते हैं कुछ लोग बहुत मगरूर हो जाते हैं, कुछ बन जाते हैं तो वो अपने से नीचे वालों को पूछते नहीं हैं। तो यही चीज़ जो होती है ये गलत होती है। तो जब भी अपने से नीचे वालों को भी पूछेंगे ना आप, तो अल्लाह ताला कामयाबी की सीढ़ियाँ आपको
पहुंचाता रहेगा। मारिया जी, मैं तो सिर्फ एक बात करता हूँ जो हमें बुजुर्गों ने सिखाया है कि उर्दू में कहते हैं कि जो डाली झुकना न जाने वो टूट जाती है। और हमेशा सरनगू जो दरख्त रहते हैं ना, फल उन्हीं पे लगता है। आप कोई भी फलदार दरख्त देख लें वैसे आपको झुका हुआ मिलेगा। जो ऐसे है ना वो कीकर है, उस पर फल ही लगती है, फल नहीं लगेगा। तो फलदार दरख्त हमेशा सरनगू रहता है। तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहे और हर वक्त उठते बैठते अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि जिस हाल में आपको अल्लाह पाक ने रखा हुआ है, मेरे मौला अली पैंतन पाक ने रखा है, ये इसको हमेशा आप याद रखें और अपने पुराने वक्त को ना भूलें। आप ये ना सोचें कि अल्लाह पाक ने आज आपको इज़्ज़त दी है तो आप कहें कि अरे मैं जब पैदा हुआ तो सोने का निवाला लेकर पैदा हुआ। ऐसा नहीं है। अपने वक्त को याद रखें। कोई भी शख्स जो है वो बचपन में ये नहीं कह सकता जब वो छोटा सा था कि मैं तो बड़ा होकर मिनिस्टर बनूंगा, मैं तो बड़ा होकर नदीम साहब बनूंगा, मैं तो बड़ा होकर वहीद मुराद। कभी नहीं कुछ हो सकता। ये बड़ा होने के बाद ही अल्लाह ताला आपके जहन में राहें डालता है, फिर आप उन राहों पर चलते हो। मैं उन माँ बाप से भी कहता हूँ कि आपके बच्चे जिस साइड पे जाना चाहते हैं उनको अपनी मर्ज़ी से काम करने दें, उन पे अपनी मर्ज़ी मुसल्लत ना करें। क्योंकि बच्चे के जहन में कुछ और है, आप कुछ और उसमें करना चाहते हैं, तो वो फिर दो कश्तियों में पाँव रख के वो अपनी मंजिल तक आसानी से नहीं पहुंच सकता। तो उसको एक ही कश्ती में जाने दें। तो जो भी मेरी बात सुन रहे हैं माँ बाप, और थोड़ा सा वक्त चेंज हो गया, आज की जो औलादें हैं ना उनको भी मैं एक नसीहत करना चाहता हूँ कि सुबह जब घर से निकलो तो जिनके भी माँ बाप जिंदा हैं, माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप को सलाम दुआ करके निकलो। जब भी घर से निकलो तो माँ को सलाम करो, माँ से प्यार करो। बाप अगर आपका जाग रहा है तो बाप को सलाम करके जाओ, बाप से दुआ लेके जाओ। और मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप, जो भी बच्चा घर से आप जाओगे अपने माँ बाप को सलाम करके दुआ लेके, आपके जितने भी बड़े से बड़े मुश्किल में भी होगे ना आप, तो ऐसे तर के बाहर निकलोगे। वापस आओ घर में तो माँ बाप से आके पूछो, बूढ़े माँ बाप से, अब आप खैरी से, अम्मी आप ठीक है, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो बताइए। क्योंकि उन माँ बाप ने आपको पाल पोस के जवान किया है। पहला लफ्ज़ आपके ज़ुबान में, पहली टीचर आपकी माँ ही है। तो इसलिए अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो। तो जी नाजरीन, देखा आपने आज का प्रोग्राम मुलाकात। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर किसी नए मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।